लोगों ने कहा प्रशांत जी मधुबनी विद्वानों की जमीन रही है। हम जब महीना डेढ़ महीना मधुबनी में चल लिए तो सारे विद्वान वहां इकट्ठा हुए शहर के सोकौर। तो हमने उनको बताया कि पूरे जिला में घूमने के बाद विद्वान तो कोई मिला नहीं, मजदूर हर घर में जरूर मिला। आपके बाप दादा कभी विद्वान रहे होंगे, आप विद्वान नहीं हैं। सहरसा के सारे आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि आप बिहार के 7वें सबसे गरीब जिला है। ये आपकी विद्वता के बाद है। आपके परिश्रम, पराक्रम, समझदारी, भाषण सब के बावजूद ये दशा है कि बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां के भी आप सबसे पिछड़े जिले। और आप किसको चुन कर लाते हैं वो हमको सबूत देने की जरूरत नहीं है। रास्ता में जब हम चलते हैं तो लोग कहता है भैया नाली गली नहीं बना, ये विधायक तो कामे नहीं कर रहा, बड़ा लुटेरा है। आप हमसे डायरेक्शन पूछ रहे हैं। जब हम पूछते पूछते सुनते सुनते थक जाते हैं तो हम पूछते अच्छा बताइए भैया विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं? तो कहता है भैया 4 बार से। सांसद महोदय कितना बार से जीत रहे हैं? तो भैया 6 बार से। इनके बाबूजी भी जीते थे, अभी भी जीत रहे हैं। तो भाई आप सब प्रबुद्ध लोग होकर सब कुछ जानते हैं और फिर उसी सांसद को जिता कर लाते हैं, तो आप कितने बड़े प्रबुद्ध हैं आप अपना देख लीजिए। हमको जो चुनाव की समझ है, बहुत आदमी को लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी बढ़िया वोटर होता है। लोग हमको कहता है रास्ते चलते हुए कि बिहार में इतना दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ पर बड़ा जातिवाद है। आप लोग भी अभी खड़ा होकर सवाल पूछिएगा, भैया जाति से कैसे निपटिएगा? जितना पढ़ा लिखा आदमी है वो अनपढ़ से ज्यादा जातिवादी है। कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। तो पढ़े लिखा आदमी जो है वो अच्छा वोटर है, ये गलती कभी जीवन में मत कीजिएगा। आपको 2 उदाहरण दे देते। इस देश में मनमोहन सिंह जीवन में एक ही चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो चुनाव सहरसा झंझारपुर से नहीं लड़े थे, तो चुनाव लड़े थे दक्षिण दिल्ली से, जो इस देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे धनी लोकसभा क्षेत्र है। वहां एक भाजपा के साधारण कार्यकर्ता ने इस देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट को हरा दिया। तो अगर सब पढ़ा लिखा आदमी होशियारे वोटर होता तो मनमोहन सिंह चुनाव वहां कैसे हारते? अगर उस सहरसा से हार जाते तो सब आदमी दोष देता शहर में बैठ के ड्राइंग रूम में। क्या कीजिएगा, सहरसा के आदमी को समझ है, सब बुर्बक आदमी सब जाके जात के नाम पर वोट दे दिया। दूसरा आपको उदाहरण दे देते। कई बार हम लोग को लगता है कि पढ़ाई नहीं है इसलिए वोटर अच्छा नहीं है। तो जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश में 13% था एजुकेशन का लेवल। मतलब करीब करीब 87% लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। मतलब करीब करीब सारा समाज ही अनपढ़ था। उसी अनपढ़ भारत ने, उसी अनपढ़ समाज ने किसको नेता चुना? गांधी को, नेहरू को, पटेल को, अंबेडकर को, सुभाष चंद्र बोस को। आज कागज पर हम लोग 80% पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग किसको नेता चुने हैं? नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। तो जो आप गांव देहात में हम लोग कहते हैं कि हमारा दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत समझदार थी, लड़का पढ़ लिख गया है लेकिन है बड़ा लंपट। तो पढ़ा लिखा आदमी होशियार और समझदार वोटर है ये जरूरी नहीं। और दूसरी पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बात, ग्रीस के एक दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बहुत अच्छी बात आज से सैकड़ों साल पहले बताया। इन सोसाइटी जहां पर लोग पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोलने का कोई फायदा नहीं है, पीछे बहुत गांव के लोग हैं।
जिस समाज में पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनते हैं, उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर उन पर शासन करेगा। तो यहाँ आप जितने लोग बैठे हुए हैं, ये इसी दोनों पीड़ा से ग्रसित है। पढ़ा लिखा होने के नाते आपने अपने आप को प्रबुद्ध और होशियार मान लिया। आप में तो आधा आदमी वोटे नहीं देने जाता। बिहार में वोटिंग परसेंटेज है 60, अब शहर में वोटिंग परसेंटेज है एवरेज 45। आधा आदमी तो आप वोटे देने नहीं जाइएगा। आप क्या प्रकार बात कीजिएगा। हम इसीलिए इस पूरी यात्रा में शहर में नहीं जाते। शहर में जाने का कोई फायदा नहीं। ये पढ़े लिखे समझदार लोग बैठ के देख रहे हैं। अच्छा देखिए प्रशांत किशोर क्या करता है, कुछ होगा तो चलेंगे। अभी तो देखिए ना बिहार में कुछ हुआ है। आप यहाँ पदयात्रा की शुद्धता और उसके प्रयास से नहीं आए, आप उस प्रशांत किशोर से मिलने आए हैं जिसने 10 बरस में चुनाव जिताया है। अगर हमने वो काम नहीं किया होता तो हमसे ज्यादा ईमानदारी और शुद्धता से चलने वाले आदमी के लिए आपके पास 1 मिनट समय नहीं होता। हम जब पैदल चलते हैं 10-20 आदमी के साथ भी चलते हैं, तो गांव में बाजार में लोग अपने दुकान में शोरूम में बैठ के हंसता है, ए भाई देखो ना क्या चल रहे हैं, इनसे कुछ होगा, चलने दीजिए। आप हंसे चाहे नहीं, हमारे परिवार वाला हंसता है। कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, चार्टर्ड प्लेन से चल रहे थे, मुख्यमंत्री से नीचे तो किसी से बात करने का जरूरत नहीं था। ये कहाँ गांव गांव में घूम रहे। इसके बावजूद लोग क्यों नोटिस ले रहे हैं? नोटिस इसलिए ले रहे हैं, ये प्रशांत किशोर चल रहा है पैदल। जो मेरा आलोचक है उसको भी मालूम है कि और कुछ हो चाहे नहीं, आदमी तो होशियार है। अगर चल रहा है तो कुछ सोचिए क्या आया होगा। तो सोचता है चलो रे भाई इधर गमछा डाल दो। हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं हैं। जितना आदमी हमसे मिलने आता है उसमें 100 में 60-70 आदमी वही गमछा डालने वाला है। उसको मालूम है, उसकी अपनी धारणा है बिहार सुधर नहीं सकता है। अगर उसका धारणा नहीं होता तो प्रयास नहीं करता, वो हमारे आने का इंतजार करता। उसके मन में वो विश्वास है कि बिहार सुधरेगा नहीं, लेकिन देख रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ कर रहे, तो सोचता है कहीं आदमी फितूरी कुछ खड़ा कर देगा तो इस बस से हम मिस कर जाएंगे। आता है हमसे मिलने, कहता भैया एकदम आप ही के साथ है, आप ही बिहार को सुधारिएगा। यहाँ से निकल के जाता है, कहता है तो कर न रहे, देखिए ना क्या होता है। उधर भाजपा में भी है, उधर भाजपा में भी है, और हमारे यहाँ आके भी गमछा डाल दिया। कुछ होगा तो कहेगा भैया हम तो पहले ही दिन से जानते थे, प्रशांत किशोर कर रहा है तो होबे करेगा। और नहीं होगा तो बैठ के विवेचना करेगा, हम ना कहे थे बिहार में कुछ हो सकता है, कितना प्रशांत किशोर आया चले जाए। तो विवेचना करने का जो आदत है हमने अपने लिए तय किया है कि अगर इस मिट्टी में जन्म हुआ है और हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसका हिम्मत पड़ेगा। इसलिए जीत हार की चिंता किए बगैर जीवन में जो कुछ भी है वो सब दांव पर लगाए और बिल्कुल ये संकल्प लेकर आए, ये संकल्प लेकर आए, मानेंगे नहीं, करना ही है। चाहे ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है कि बिहार में जात कैसे है, ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, वो सब हमको मालूम है। ज्यादातर चीज मालूम है, सब मालूम है ऐसा दावा तो नहीं कर सकते। ज्यादातर चीज हम समझते हैं, चुनाव से जुड़ी हुई बात तो जरूर समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा विश्वास है, आपने कहा कि क्या आपके पास मूल मंत्र है। मूल मंत्र मेरा विश्वास है कि यहाँ के समाज के लोग, उनकी चेतना दब गई है, मरी नहीं है, उनकी चेतना दब गई है। बिहार के लोग वो आईने के तरह है जिसके ऊपर धूल पड़ गया है। हम ये मानने को नहीं तैयार हैं कि आप किसी भी जाति के हों, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा खाए, अच्छा पहने।
जरूरत इस बात की है कि हम वो विश्वास पैदा करें अपने कथनी से और उससे ज्यादा अपने करनी से, अपने प्रयास से। अगर आप यहाँ सोना और पीतल रखिएगा तो किसी समाज का आदमी है वो सोना ही उठाएगा। ये जिम्मेवारी आप पर हम पर है कि हम सोना बने और बनकर समाज को दिखे। अब बनने में चाहे 2 बरस लगे या 6 बरस लगे। आपने पूछा कि आंदोलन, जेपी के आंदोलन से कुछ नहीं सुधरा तो जनसुराज से कैसे सुधरेगा? बात तो ठीक है, बहुत लोग ये सवाल करता है। तो भाई जनसुराज इसीलिए आंदोलन नहीं है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर जो जीवन में हमने पढ़ा समझा है, मेरा आंदोलन और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। किशोर भाई जब हमसे मिलने आए थे पटना तो उस दिन भी हमने इनको कहा कि मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को विश्व के स्तर पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो दुनिया में किसी भी क्रांति से, किसी भी आंदोलन से समाज का लंबे समय में भला नहीं हुआ है। आंदोलन और क्रांति वो हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं। जैसे आपके पास बढ़िया हथियार हो तो आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। आप उस बढ़िया हथियार से पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते। इसीलिए जब जेपी ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन में कोई खराबी नहीं। उस आंदोलन की शुद्धता और उसकी ताकत इतनी है कि उसने इंदिरा गांधी जैसे बड़े सत्तासीन आदमी को, महिला को हटा दिया। लेकिन जेपी के आंदोलन में, किसी भी आंदोलन, अन्ना के आंदोलन में यूपीए हट गया लेकिन बिहार देश से करप्शन नहीं खत्म हुआ। इसलिए आंदोलन नहीं है जनसुराज, ये समाज को जगाने, सिखाने, सजग करने का प्रयास है। खाना जो है वो लकड़ी के आंच पर बनता है। घी अगर आपके पास 1 ग्राम भी होगा तो उसमें आप खाना नहीं बना सकते। आंदोलन वो घी की आंच है, उससे खाना नहीं पक सकता है। अगर समाज में कुछ बढ़िया बनाना है तो आपको 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरा, लोग ये भी भूल करते हैं कि जेपी के आंदोलन से निकले हुए लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। जेपी का आंदोलन हुआ 75 में। लालू जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने 1989-90 में। इस बात को कौन प्रमाणिक तौर पर कह सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो 1990 में वो लालू को मुख्यमंत्री बनाते? जेपी के आंदोलन और लालू जी के मुख्यमंत्री में 15 बरस का फर्क है। तो लालू जी के गलती के लिए आप जेपी को दोष देना हमारे आपके लिए ठीक बात नहीं है। उन्होंने जिस पर्पस से वो आंदोलन किया उस पर्पस में उनको सफलता मिली। चूंकि जेपी बिहार के थे तो बहुत सारे बिहार के लोगों को लगता है कि भैया बिहार तो सुधरे नहीं, जेपी ने आंदोलन किया। जेपी ने आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए किया कहां था? जेपी ने आंदोलन उस समय की देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाने के लिए किया था। उनको सफलता मिली। गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया तो बिहार का लोग खड़ा होकर कहता है चंपारण में गांधी आंदोलन किए देश आजाद हुआ। अरे भाई, चंपारण आंदोलन से देश थोड़ी आजाद हुआ। चंपारण आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिलाया कि ये भी एक तरीका है जिससे अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। उससे पहले आदमी यही जानता था कि थाना को जला दो, लाइन उखाड़ दो, बम फेंक दो अगर अंग्रेज से लड़ना है। तो जनसुराज वो प्रयास है कि समाज में लोगों को जाकर समझाया जा सकता है और उस समाज में ये किया जा सकता है जिसके बारे में पूरे देश में लोग समझते हैं कि बिहार के लोगों को कोई नहीं सुधार सकता। हमने करीब करीब सभी बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात करके ये उनको समझाने का प्रयास किया है, भाई कुछ तो कीजिए बिहार के लिए। चाहे वो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हो कि अभी जिनको आप और हम भगवान मानकर दिल्ली में बैठाए हुए,
हमने सबसे व्यक्तिगत भी बात करी। सब आदमी सुनने समझने के बाद कहता है प्रशांत ठीक है यार, लेकिन अब बिहार अब इसी दशा में रहेगा, इतना ज्यादा वहां बदल नहीं सकता है, वहां जात पात बहुत है। ये आप भ्रम मत पालिए, ये आपके हमारे मन में ये कुंठा बैठा दी गई है कि बिहार में ही जाति है। हमने हर जगह चुनाव कराया, गुजरात में भी इतनी ही जाति है जितना बिहार में जाति है। लिंगायत वोक्का लिगा कर्नाटक में नहीं है, रेड्डी कम्मा आंध्रा में नहीं है, पटेल आंदोलन गुजरात में नहीं हुआ, मराठा आंदोलन अभी महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, जाट का आंदोलन हरियाणा में नहीं हो रहा है। लेकिन जब बात होता है जात का तो कहता है बिहार में खाली जात, यूपी में जात नहीं है। और हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि हम लोग खुद ही कहते हैं कि हम लोग इसलिए पिछड़े हैं कि हम लोग जातिवादी हैं। अरे भाई, अगर सब बिहार में जातिवादी है तो मोदी जी को 39 को एमपी जिताया कौन है? उनके जात का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। आप जरा बताइए भाई, मोदी जी के जाति का कुछ आदमी तो गुजरात में रहता होगा, मोदी जी के जाति का बिहार में तो कोई नहीं रहता है। तो हम लोग वोट दे कैसे रहे उनको? इतना हम लोग का दिमाग मत्ती मारा गया है कि हम लोग खुद कह रहे हैं कि हम लोग तो खाली जाते को वोट देते हैं। अरे भाई, जात को दिए तो मोदी जी को वोट मिला कैसे? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यहाँ का समाज मरा नहीं है। उसको मालूम है, अगर एक पैसे का भी विश्वास है कि मोदी से देश का विकास हो सकता है तो जातियों से ऊपर उठकर गुजरात के लड़के को अपने लड़के से भी ज्यादा अच्छा मानकर वोट दिया है। तो अगर यहाँ का आदमी खड़ा होगा क्यों नहीं वोट देगा? लेकिन दिक्कत यहाँ समाज में खाली इतने है कि 30-40 साल से नेताओं ने इतना आपको डरा दिया है, अरे भाई तुम जाति का नहीं है, कोई तुमको वोटे नहीं देगा, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, कोई वोट नहीं देगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वोट नहीं देगा। कोई नहीं पूछता भाई लालू यादव कौन टाटा के लड़का थे जब वोट उनको मिला था, नीतीश कुमार कौन बिरला के लड़का है जब उनको वोट मिला था, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं। सब आंकड़ा आपके सामने है, लेकिन मत मारी गई है लोगों की, उनका विश्वास चला गया है, इसीलिए आपको भरोसे नहीं हो रहा। वही भरोसा जगाने का प्रयास है। हम ना दल हैं ना नेता हैं, हम वो कुम्हार की भूमिका में हैं जिसको बढ़िया मिट्टी और चाक मिल जाए तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। वो मिट्टी और चाक आप हैं। हम कितने बड़े होशियार कुम्हार हो, अगर बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो बिहार में जो अच्छा मिट्टी है, अच्छा आदमी है, वो राजनीति की ओर आने का हिम्मतें नहीं कर रहा। अगर कोई डर से कभी हिम्मत कर भी लिया तो घर वाला सब उसको घेर लेता है, अरे भाई कहाँ कर रहे हो, गलती मत करना। हमने अपने बाबूजी के लिए देखा, हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, इतना वहां प्रसिद्ध थे, जब चुनाव आता था कहता भाई इस बार इनको लड़ाओ, यही जीतेंगे। हमारी माँ धरना पर बैठ जाती थी, ए भाई कुछ हो, राजनीति मत करो, बाल बच्चा अभी पढ़ना बाकी है, कहाँ ये सब जा रहे हो, सब बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी भूमिका इतनी ही है कि हम अगर आपको कह रहे हैं कि भैया आप आइए चुनाव लड़िए, आप पैसे का चिंता मत कीजिए, व्यवस्था का, जात का, चुनाव के प्रबंधन का चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, तो मेरा विश्वास है कि कुछ लोग हिम्मत करके इसमें आ जाएगा। आपका घर वाला भी कहेगा चलो प्रशांत किशोर कह रहा है तो लड़ लो, चुनाव लड़ाना तो ये आदमी जानता है। अगर कुछ लोग भी अच्छे आ गए वो जीतिएगा अपनी ताकत से। हमारी भूमिका इतनी है कि आपको निर्णय लेने में थोड़ी आपको सहूलियत हम आपको कर दें। यहाँ बैठा हुआ को कम से कम 5 आदमी ऐसा होगा जो खड़ा हो जाए विधायक में, कोई आपको नहीं हरा सकता है। मुश्किल यह है कि जो अच्छा आदमी हो खड़ा होने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव घर घर जाकर पता कर रहे हैं भाई कौन आदमी है, उसको हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं, चलिए पैसे का चिंता मत कीजिए, पहले खड़ा तो होइए। और अगर नहीं होइएगा तो कई बार जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपको हमको लगता है हम तो ठीक है, हमारा लड़का तो बंगलोर पढ़ के वहीं इंफोसिस में नौकरी कर रहा है। तो हमने 18 महीने में जो देखा
पलायन से ज्यादा प्रभावित गरीब आदमी नहीं है। ये आपका हमारा भ्रम है। अभी विधायक कह रहे थे सहरसा से सब आदमी जा रहा है मजदूरी करने। जो मजदूरी करने जा रहा है वो तो साल में एक बार कम से कम छठ में घरे आ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग के लड़के हैं, हमारा लड़का है वो दून में पढ़ता है, उसको हम फ्लाइट भी भेजते हैं तो वो बिहार नहीं आता है। कहता नाम हम मने नहीं लगता है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इससे बढ़िया है, सहरसा में घर और बन गया है, धंधा बिजनेस चल रहा है, बेटा बेटी बाहर सेटल हो गया, कभी कभी साल में आप जाके घूम के आते हैं, मेरे भाई आपका भी जड़ खत्म हो जाएगा। हमारा बाबूजी 16 घर बेडरूम का घर बनवाए। इसमें बेटा रहेगा, इसमें पतो रहेगा। आज उसमें दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। हम गांव में देखते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर बनाया है, खंडहर हो गया, सब बाल बच्चा चला गया। अगर आप नहीं जगिएगा, अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो आपके बाद आपका नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। बंगलोर में और अमेरिका में, दिल्ली के किसी फ्लैट में बहुत बड़े आदमी है तो फार्म हाउस में आपका बच्चा रह सकता है, लेकिन आपका जो अभिमान है, आपकी जो जमीन है, आपका जो जड़ है वो नहीं बचेगा। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, आपका केबिन नहीं बच सकता है। बिहार में पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार लोगों का ये भ्रम हो गया है आपको कि हम तो किसी तरह यहाँ बचे हुए, धंधा पानी चला रहे हैं, डॉक्टरी चल रहा है, बाल बच्चा बाहर पढ़ लेगा, यहाँ जो होता है होने दो बिहार में। मेरे भाई ये सब बर्बाद हो जाएगा। पलायन का दंश सबको डसेगा। इतने फर्क है कि गरीब का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, आपका लड़का बाहर पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है। जा तो दोनों का लड़का रहा है। कोई ऐसा परिवार हमको नहीं मिलता है जहां माँ बाबूजी बाल बच्चा बेटा तीनों पीढ़ी एक साथ रह रहा है। हम लोग जब बच्चे थे दिवाली में होली में घरे जाते थे, दादी है बाबूजी है भाई है, किसी परिवार में अब ये दशा नहीं बची। जिसका लड़का है वो अपना बाहर पढ़ रहा है, अगर पैसे वाले का है तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आपके हक में आप पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस फैला रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका अगर जड़ बचाना है तो थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर थोड़ा सजग होइए। आंख बंद करके किसी का झंडा मत ढोइए। आंख बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ के ये मत कहना शुरू कीजिए कि बिहार का तो कुछ नहीं हो सकता है। एक अच्छा आदमी जब चुनाव लड़के हारता है, आपको लगता है क्या करे, बढ़िया ही प्रोफेसर खड़ा हुए थे, हार गए, 4000 वोट आया। एक अच्छा आदमी हारता है तो हजारों अच्छे लोगों की ताकत, उसका विश्वास हिल जाता है कि भैया राजनीति हमारे लिए नहीं है। इसलिए कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आपकी इतनी जिम्मेवारी है, उसको एक ही वोट आपका है, कम से कम उस एक आदमी को तो वोट दीजिए। आप कह रहे कि जीत नहीं रहा, अरे भाई जीते हारे तुम अपना एगो वोट तो उसको दो। इतनी जिम्मेवारी तो आप अदा कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे कौन सरकार बनाएगा, हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो जाए। अगर हर आदमी यही सोचेगा कि कौन सरकार बनाएगा तो जितना लुटेरा लंपट है वही सरकार बना रहा है, उसी को आप वोट दीजिएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए, अपने को दूसरों से बेहतर मत मानिए, और कम से कम कोई हिम्मत करके सरकार में समाज में खड़ा हुआ है, आप उसको एक वोट से ही मदद कर सकते हैं, एक वोट से ही मदद कीजिए। पैसा आपका नहीं चाहिए किसी को, लेकिन कम से कम एक बार इतना तो कीजिए कि भाई हमारा एक वोट बर्बादे सही लेकिन इस आदमी को देंगे। आप गलत आदमी को मत सपोर्ट कीजिए, नहीं तो आज नहीं तो कल वो आपको नुकसान होगा। अब आपका और कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत लंबा समय आपका ले लिया। और यात्रा क्या है, तो हमारा सवाल है कि आप वर्क कर रहे हैं तो ये क्यों न हम लोग एक निकाल ले, एक टैक्टफुल फार्मूला
for the success of successful candidate in politics. आप फार्मूला दीजिएगा। आप सब टीचर हैं, आप टीचर हैं, आदमी का रिटेंटिविटी बहुत कम है। सुनिए, आप प्रोफेसर हैं, ये फार्मूला वाला चीज से बाहर निकलिए। बच्चों को पूरा बिहार में आप लोग ऐसे पेपर पढ़ना सिखा दिए, मत कीजिए ये काम। हमको ये विद्या मत दीजिए, फार्मूला नहीं चाहिए हमको। हम लोग के गुरुजी कहते थे कि एनसीईआरटी का जो किताब है 8वां 9वां का, इसको रगड़ मारो। अब गुरुजी लोग कह रहे हैं कि गेस्ट पेपर बढ़िया वाला है, इसको 4 सवाल पढ़ लो। ये फार्मूला के चक्कर मत पड़िए, नुकसान हो जाएगा आपका। आप फार्मूला ना निकालते हैं, फार्मूला नहीं निकालिएगा। आपका रिटेंटिविटी कहाँ कितना है, किसके पास नहीं है, न रहे वो सुना चला गया। अगर आप शॉर्टकट फार्मूला ढूंढ रहे हैं तो हम आपके लिए बेहतर व्यक्ति नहीं है। शॉर्टकट फार्मूला वाले लोगों के पास जाइए। हम लोग कछुआ की चाल से चलने वाले और पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले लोग हैं। परीक्षा के समय 4 गो गेस्ट पेपर लेके गुरुजी के पास जाके कि सर कौन सवाल आएगा, वो सवाल पढ़ के पढ़ने वाले नहीं। आप सीएम साइंस कॉलेज में कहाँ पढ़ाते हैं? सीएम साइंस कॉलेज में। तो हम आपको बता दें, हम सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं पढ़ते। हम यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े और अपने साल इस पूरे राज्य के 10वां टॉपर थे। साइंस कॉलेज कैवेंडिश में रहते थे। हमने कभी फार्मूला नहीं पढ़ा। हम लोग को गुरुजी लोगों ने बताया फंडा क्लियर है तो फार्मूला का जरूरत नहीं। फंडा क्लियर होना चाहिए, ना तो फार्मूला रटते रटते जीवन बीत जाएगा, कहीं नहीं टिक पाइएगा सामने। इसलिए बच्चों को ये ना सिखाइए, आप बच्चों को सही बात बताइए। फार्मूला के चक्कर में पड़िएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है बिहार को सुधारने के लिए। 1965 से लेकर आज तक, 1965 तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में था। 65 से लेकर आज 2023 तक 35 साल उधर और 23 साल इधर, 50 साल से ज्यादा हो गया। 27 अलग अलग मुख्यमंत्री हमने देखा है। 5 गवर्नर रूल देखा हम लोगों ने, किसी से सुधार नहीं हुआ। यही फॉर्मूला के खोज में कोई सामाजिक न्याय का फॉर्मूला दे दिया, कोई गरीबी हटाओ का फॉर्मूला दे दिया, प्रशांत किशोर आए तो 7 निश्चय का फॉर्मूला दे दिए, नहीं चला। तो मेरा अपना अनुभव है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं। जब तक समाज में उतरकर हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सजग होइएगा, जब तक आप सही लोगों का चुनाव नहीं कीजिएगा, तब तक कोई शॉर्टकट नहीं है। और किसी को हिम्मत करके 10 साल 20 साल के नजरिए से काम शुरू करना पड़ेगा। भले हम लोग वहां 2 बरिस में पहुंच जाएं, लेकिन 10 बरस भी लगे तो ये करना है। इस दृढ़ संकल्प से ही इसको करना पड़ेगा। आप मेरी बात का यकीन जानिए, जब देश आजाद हुआ तमिलनाडु बिहार बराबर का राज्य था। आज तमिलनाडु बिहार से 6 गुना बड़ा राज्य है। आज तक वहां मोदी भाजपा नहीं आए, तो मत कहिए कि मोदी जी बना दिए। और कांग्रेस भी वहां 45 साल से नहीं है। लेकिन जिस द्रविडियन आंदोलन ने तमिलनाडु को आज शीर्ष पर पहुंचाया है, वो आंदोलन पेरियार और अन्नादुरई ने 45 बरस तक किया है। 45 बरस आंदोलन किया। और जब सरकार बनी तो वो आंदोलन का, उनकी समझ का प्रयास था, उनका प्रभाव था। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चियों को सबसे पहले पढ़ाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा फोकस प्राइमरी एजुकेशन पर तमिलनाडु में डाला। आज नतीजा, यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं, एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं। देश में जितना नर्सिंग कॉलेज है, आप केरल के महिलाओं को जानते हैं नर्स के तौर पर, लेकिन देश में जितना नर्सिंग कॉलेज का सीट है, उसमें करीब करीब 2/3 सीट अकेले तमिलनाडु में नर्सिंग इस कॉलेजेस का है। क्योंकि वहां के लोगों ने इस बात की महत्ता को समझा। इसीलिए आज आपका और हमारा बच्चा जाकर
कोयम्बटूर में मजदूरी कर रहा है, कोई तमिलनाडु से बिहार में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, आपको भगवान ने समय बुद्धि सब दिया है, ये शॉर्टकट का फॉर्मूला मत लगाइए। अपने बच्चों को लंबी लड़ाई के लिए, लंबा सुधार के लिए तैयार कीजिए। ये फॉर्मूला दीजिएगा तो फॉर्मूला जितना याद रहेगा, उसके आगे का उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है। जिसको अगर किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। बोलिए बोलिए, आप तो यंग आदमी हैं, सही बोलिए। दलित के लिए आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से उत्थान हो? क्योंकि समाज में भी दलित के लिए बहुत तरह की योजनाएं, बहुत तरह की शिक्षाएं के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, फिर भी दलित आगे नहीं जाकर के पिछड़ते हुए जा रहे हैं। इसके लिए आपकी क्या सोच है सर? धन्यवाद। देखिए, दलितों के नजरिए से आज देश में सबसे ज्यादा जिसका सम्मान अनुसूचित जाति समाज के लोग करते हैं वो बाबा साहब। बाबा साहब से ज्यादा सम्मान शायद ही दलितों के मन में किसी के लिए है। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। लोगों ने क्या समझ लिया, संघर्ष पहले जारी करो, उसके बाद संगठन बना लो, दल बना लो, अशिक्षित हो चाहे मत हो। अगर बाबा साहब ने ये बात कही है तो उस बात की गंभीरता समझिए। समुंदर में पानी तो बहुत है, लेकिन आपके लोटा में तो उतने आएगा जितना आपका लोटा है। बाबा साहब ने अगर ये बात कही है, इसको अगर आप गंभीरता से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो उसके पीछे उनका पूरा अनुभव जीवन का है कि अगर शिक्षित बने बगैर संगठित हो जाओगे तो समाज में एनार्की फैलाओगे। अगर संगठित हो गए बिना पढ़े लिखे, संघर्ष पे उतर जाओगे तो लाठी डंडा आर्म्स का स्ट्रगल करोगे। इसीलिए उन्होंने इस ऑर्डर में कहा, पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो अनुसूचित जाति समाज के लोगों के नजरिए से आप मुखिया रहे हैं, समाज की चिंता करने वाले लोग हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आवाज उठाइए, न कि संघर्ष करके दलित, महादलित, मंच, महामंच, ये मंच, वो संघ, ये संघ, वही बनाने में बर्बाद कर दिया। संघर्ष करने से पहले, संगठित होने से पहले शिक्षित होना जरूरी है। अगर बिना शिक्षा के संगठित होकर संघर्ष करने लगिएगा तो ज्यादा संभावना यही है कि आप डिरेल हो जाइएगा। आपका समाज में पढ़े लिखे होशियार लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका फायदा उठाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा आपको सुझाव है कि अगर आप सही मायनों में अपने समाज के लिए चिंतित हैं तो उस समाज में बच्चों को पढ़ाने की जो स्थिति है, हम इतने दिन से पैदल चल रहे हैं, महादलितों की जो स्थिति है हम चंपारण से देख रहे हैं। पहली बार, हम खुद इसी बिहार में पैदा हुए हैं, गांव में रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने देखा कि जो मुसहर समाज के लोग हैं 40 साल 45 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद बहुत सारे लोगों का पैर पूरा काला हो गया। मैंने वहां चंपारण में ये देखा, जानने का प्रयास किया भाई सब लोगों का पैर काला क्यों है। तो पता चला कि ये जो मुसहर समाज के लोग हैं वो गांव के उस इलाके में उनका टोला है जो सबसे ज्यादा नीचे है, पानी वहां ज्यादा लगता है। तो उनके झोपड़ियों में जाइए तो पलंग, कुर्सी, टेबल ये सब नहीं है, खटिया चौकी भी नहीं, चादर बिछा के ही रहता है। और उसके झोपड़ी में 3 महीना 4 महीना पानी लगा रहता है, इसी वजह से उसका पैर काला हो जाता है, ऐसा लोग बताते हैं। तो जब आप पढ़िएगा नहीं तो कितनों संघ बना लीजिए, कितनों दलित महादलित कर लीजिए, कितनों आरक्षण ले लीजिए, आपके समाज का भला नहीं हो सकता है। तो पढ़िए और पढ़ के संघर्ष कीजिए, तभी बात बनेगी, ना तो सुधरने वाला नहीं।
जो जिसको पूछना है पूछिए, हम तो बैठे हुए हैं। सर मेरा नाम दीपक कुमार है, हम इंजीनियर हैं। सर आपसे सवाल नहीं, एक सुझाव चाह रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं जो नए नए, तो उनको मन में डर रहता है कि हमारे आस पड़ोस के जो बड़े नेता हैं वो या तो हमको दबा देंगे, या कभी कभी जैसे आप आए हैं तो हम लोग आपके वजह से आपको पूरा चर्चा कर देते हैं। वहाँ हम लोग को होशावास नहीं रहता है कि हम क्या बोले नहीं बोले, अगला को कैसे बुरा लगेगा, किस बात का बुरा लगेगा। वो चीज़ थोड़ा सुझाव दे दीजिए कि हम लोग अपना करियर कैसे आगे करें। देखिए, आपको नेता भी बनना है और आपको डर भी लग रहा है। तो हमसे किसी ने पूछा कि नेता बनने के लिए 3 गो चीज भैया क्या जरूरी है। तो 3 जो सबसे जरूरी चीज है कि अगर आपको नेता बनना है तो आपको बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, बुद्धि समझ तो होनी ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, आपका सहयोगी सलाहकार सब थोड़ा बुद्धिमान हो तो काम चल जाएगा। दूसरा, आपका चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा हो, खराब हो, गुंडा का हो, ईमानदार का हो, चरित्र होना चाहिए। लेकिन चरित्र में भी बात है कि हमारा चरित्र बहुत खराब है, लेकिन हमसे ज्यादा वाला जिससे लड़ाई है, हमसे भी उसका ज्यादा चरित्र है, तो आदमी कहता है चलो दोनों में तो यही ठीक है, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन तीसरा, जिगर होना चाहिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कोई सलाहकार आपका जिगर नहीं बदल सकता। दूसरे का जिगर कम हो चाहे ज्यादा, आपका तो अपना ही है। तो बुद्धिमान होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए और जिगर होना चाहिए। बुद्धिमान नहीं रहिएगा काम चल जाएगा, थोड़ा कैरेक्टर कम ज्यादा रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जिसको जिगर नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकता है, किसी भी क्षेत्र का अगुवा नहीं बन सकता। सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है। जो डॉक्टर है उसको ये जिगर है कि हम यहाँ आकर क्लिनिक खोलेंगे और सबसे अच्छा बनकर दिखा देंगे। और जब जिगर ही नहीं, जो शिक्षक है उसको मालूम है कि हम यहाँ छात्रों के बीच में बन जाएंगे। सब किसी भी प्रोफेशन में, कोई दुकानें चला रहा है, आपको लगता है बनिया लोग बड़ा डरता है, इसी रंगदारी के माहौल में दुकान लगाकर पैसा कमा रहा है, उसको जिगर है तभी न कमा रहा है। तो बिना जिगर के कुछ नहीं हो सकता है। हम मान लीजिए पैदल चल रहा, आप कहे कि किसी के सामने बोलते हैं वो आदमी को बुरा लग जाएगा, तो हम भी तो 18 महीना से चल रहे हैं। लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, इतना बड़ा बड़ा आदमी है, इतना व्यवस्था है, हमारे साथ 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन एक भी सिपाही नहीं काम करता है। इस पूरी व्यवस्था में कहीं सुरक्षा का जुगाड़ नहीं। ये आत्मबल है कि जो भी होगा बिना सुरक्षा के ही चलेंगे। लोग बिहार में कहता है भैया सुरक्षा ले लीजिए ना तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा। हम 18 महीना से चल रहे हैं, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो सबको मालूम है। लेकिन मैंने जो आपको बात बताई, समाज चाहे जितना खराब हो, आज तक हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है, कोई कुत्ता भी नहीं काटा। हम यही रहते हैं, इसी गांव में, सरेह में, जहां जाते हैं वहां सोते हैं, पैदल ही चलते हैं, कोई साथ में सुरक्षा बल नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं मारा। तो वो आत्मबल आपको कोई मार सकता है, हम ये नहीं दावा नहीं कर सकते कोई नहीं मारेगा, लेकिन ये आत्मबल आपको लेकर चलना है कि समाज के लिए आप निकले हैं तो कोई 2 थप्पड़ मार सकता है, इसमें क्या बात है, काहे डर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी आए हैं और जिनको प्रशांत जी के साथ फोटो सेल्फी लेना है वो आगे बढ़ के फोटो सेल्फी उनको ले लेंगे भाई, जिनका सवाल है ले लीजिए आप, हम बैठे हुए, आपको चिंता करनी, हम तो यहीं रहते हैं। सर मेरा नाम प्रिंस कुमार है और सर मैं आपसे क्वेश्चन, अभी सर आपने बोला पूर्व मुखिया जी के क्वेश्चन पे, पहले शिक्षित होना चाहिए, फिर उसके बाद संगठित होना चाहिए, फिर संघर्ष। हम नहीं बोले, ये तो बाबा साहब ने बोला है। हाँ, मतलब अभी आपने बाबा साहब के स्पीच को जो आपने इसलिए कहा कि आप उसको उल्टा समझ लिए, लोगों ने उसको कैसे उल्टा समझ लिया हम आपको ये बता रहे हैं। बाबा साहब के कहने पे सर, जो समाज शिक्षित होते हैं फिर अपना आवाज एक सामने रखते हैं, जो फिर उसको क्या जब आवाज रखते हैं तो क्या बोलते हैं, नारे तुम तो ये जाति से हो, तुम्हारा कैसे ये सामने बोल सकता है। ये सब माइंडसेट समाज से कैसे दूर होगा।
आपको कोई रोक तो रहा नहीं रहे, हमको तो नहीं लगता है। नहीं सर, रोक नहीं रहे सर, मैं जवाब देता हूँ। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि आज के देश में कोई अनुसूचित जाति समाज का कोई बंदा अगर खड़ा होकर आवाज उठाता है तो किसी को दम नहीं है कि उसको रोक देगा। आप उससे सहमत हो ना हो, लेकिन कोई किसी को रोक नहीं सकता है। रोकेगा तो आगे लग जाएगा, कैसे रोकेगा? हम लोग तो नहीं देखते ऐसा कहीं। कोई मतलब एससी समाज का बंदा खड़ा होकर बोले प्राइवेट में, कोई तो आके हम दूसरे जाति के हम को कोई दो थप्पड़ मार देगा तो अलग बात है, लेकिन समाज में आपको बोलने से कोई रोक देगा इसलिए कि आप दलित समाज के हैं, इसकी संभावना कम है आज की तारीख में। इक्का दुक्का घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन ये सर्व मान्य बात है कि भाई जो चाहे वो बोल सकता है। सर, अभी के पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर में वही पुराने चेहरे अदल बदल के हम लोग के सामने आ रहे हैं। क्या आप निकट भविष्य में आप अपने सिद्धांतों के साथ विकल्प दे रहे हैं हम लोगों को? भैया हमारे पास तो दल है नहीं। हमने आपको पहले कहा कि हम उन लोगों को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं जो विकल्प दे सकते हैं। हमारे विकल्प, अगर हमारे पास क्षमता होती विकल्प देने की तो हमको अपना जीवन खपाने का क्या जरूरत है? हम पटना में बैठते विकल्प बना देते। लेकिन समाज में वो लोग हैं जिनमें वो क्षमता, वो विद्वता, वो जज्बा है जो विकल्प दे सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन लोगों का एक बड़ा समूह बनाया जाए ताकि लोग एक दूसरे का बल भी बने, एक दूसरे की ताकत भी बने, एक दूसरे का सहारा भी बने। हमारी उतनी ही भूमिका है कि सबको एक साथ लाया जाए। नहीं, ऑर्गेनाइज तो आप ही को होना है। हम तो वो रास्ता बता रहे हैं किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए जन स्वराज अभियान में इस चीज को जोड़ा जाए कि स्थानीय स्तर पर जो उत्पादित सामान है उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, इसको अगर अभियान में शामिल किया जाए तो कुछ लोग ज्यादा उद्योग खोलने में प्रोत्साहित होंगे। दुनिया में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बलपूर्वक किसी को आप कुछ उपभोग करने के लिए मजबूर कर सके। हम लोगों ने कम्युनिस्ट राज देखा, आपने देखा सब ताश के पत्ते की तरह गिर गया। जहां पर स्वेच्छा से लोग कंज्यूम करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो सामान कंज्यूम होगा वो कहीं ना कहीं से आएगा ही। तो बिहार में अभी तो आंकड़ा पता नहीं देखते हैं कितना देखते हैं। अभी एक देश में सर्वे अभी आया है मंथली एक्सपेंडिचर का, तो बिहार में मंथली एक्सपेंडिचर प्रति व्यक्ति 3200 रुपया है। अब 3200 रुपया में क्या आदमी खर्चा करेगा? क्या उसमें व्यापार होगा? क्या उसमें कोई प्रॉफिट कमाएगा? मेक इन इंडिया नारा है। नारा तो हम लोग लिखे, नारा लिखने से देश नहीं सुधरता है। मेक इन इंडिया का नारा देने से नहीं सुधरेगा। यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि लोगों को शिक्षा और पूंजी उपलब्ध कराई जाए। बिहार से पलायन सिर्फ लोगों का नहीं है, आप इस बात को समझिए। बिहार में गरीबी इसलिए है कि जो नहीं पढ़ा लिखा है वो मजदूर के तौर पर पलायन कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी के लिए पलायन कर रहा है। लेकिन इन दोनों से बढ़कर पूंजी का पलायन है। पैसा यहां से वहां जा रहा है जहां पर उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो सके। एक आरबीआई का आंकड़ा है, आपको बताएंगे, 2 मिनट आपको लगेगा, समझ लीजिए, क्योंकि इसकी चर्चा बिहार में कोई करता नहीं। एक आंकड़ा होता है जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। कितना पैसा आप बैंक में रखे और बैंक ने कितना पैसा ऋण के तौर पर समाज को वापस किया, गाड़ी खरीदने के लिए, दुकान चलाने के लिए, घर बनाने के लिए। देश के स्तर पर सीडी रेशियो है 70%। मतलब अगर बैंक में 100 रुपया रखा जाएगा तो बैंक 70 रुपया लोन के तौर पर समाज को वापस करता है। बिहार में 1990 में सीडी रेशियो था 40%।
जब लालू जी का 15 साल जंगल राज चला तो 40 से गिर के हो गया 28%, और अभी 18 साल नीतीश और भाजपा के राज के बाद वो बढ़कर हुआ है 40%। अब इसका नतीजा समझिए क्या है। पिछले वित्तीय वर्ष में, और आरबीआई के वेबसाइट पे आंकड़ा है, जाके देखिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष में इसी गरीब बिहार में हमने आपने सबने मिलकर बिहार के बैंकों में 4,41,000 करोड़ रुपया जमा किया। 4,41,000 करोड़। अगर 70% सीडी रेशियो होता, जो कि देश का औसत है, तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर बैंकों से मिलना चाहिए था। उद्योग धंधे के लिए, घर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। मिला कितना? 1,60,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बैंक वाला यहां बिल्डिंग में तो रखा नहीं है। बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में भेज दिया जहां पर उस कैपिटल का, उस पूंजी का ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो आप केरल का सीडी रेशियो देखिए, कर्नाटक का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात का सीडी रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के गुजरात के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं तो 90 रुपया उसको ऋण के तौर पर मिल रहा है। बिहार में 100 रुपया जमा कर रहे हैं, आपको 40 मिल रहा है। इसका नतीजा क्या है, आप इसको जरा समझिए। 1990 से लेकर पिछले साल फाइनेंशियल ईयर तक बिहार से बैंकों ने 26,20,000 करोड़ रुपया पूंजी को ट्रांसफर कर दिया, जो आपके हमारे बचत का पैसा था। आपने बिहार में किसी नेता को, किसी अर्थशास्त्री को, किसी बैंकर को, किसी पत्रकार को इस पर कोई चर्चा करते सुना ही नहीं होगा। 1990 से लेकर पिछले साल तक बिहार सरकार का अगर टोटल बजट जोड़िएगा वो भी 26 लाख करोड़ नहीं है। और 26 लाख करोड़ रुपया आप अंदाजा लगाइए, अगर लोगों का यहाँ यहीं पर जमा, यहीं पर इन्वेस्ट होता तो कितना ज्यादा घर बनता, कितनी ज्यादा गाड़ियां बिकती, कितना ज्यादा छोटा मोटा दुकान खुलता। और अगर घर बनता तो लोगों को बॉम्बे में जाकर इलेक्ट्रीशियन नहीं बनना पड़ता, यहीं पे वो काम मिलता। तो बिहार में जरूरत यह है कि जो पहले 15 साल है उन बच्चों में शिक्षा के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ताकि वो बाकी के 50 साल सरकार पर बोझ ना बने। अगर 15 साल आपने बच्चों को पढ़ा दिया तो टैक्स देगा सरकार पर, राशन, साड़ी, कपड़ा, नली गली, घर के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। और जो युवा है उसको सरकार पूंजी दे, पैसा दे, ताकि कर्ज दे, ताकि वो कुछ ना कुछ कर सके। मान लीजिए आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 50,000 रुपया है, अब बैंक वाला 1 लाख रुपया लोन देगा तो आप सहरसा में एक सैलून खोल दीजिएगा, खुद भी कमाइएगा, 4 आदमी को नौकरी भी दीजिएगा। लेकिन अगर बैंक लोन न दे, 50,000 में सैलून खुलेगा नहीं, तो आप जाके बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी कीजिएगा। ये फर्क है। तो पूंजी की उपलब्धता एकमात्र जरिया है पढ़ाई के साथ। पढ़ाई और पूंजी, अगर 2 चीज यहां उपलब्ध करा दीजिए तो लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को समझ है, काम करने की क्षमता है, उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास सही पढ़ाई नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाना, और जो पढ़ लिख के निकल गया है या अच्छा या खराब, उसको पैसा पूंजी दे ताकि वो कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके, तब बात बनेगा। लोगों को जबरदस्ती कहिएगा कि जिलेट का से यूज करो, उसका पैसे नहीं तो कैसे करेगा। आप कहिएगा कि बिहार में जो बनेगा वही खाद यूज करो, और खाद अगर 400 रुपया महंगा है तो काहे कोई लेगा भाई आपसे। जरूरत इस बात की है कि किसान के पास इतना पैसा तो हो कि वो खाद खरीदे। अगर खाद आप ज्यादा कंज्यूम कीजिएगा, अपने आप जो खाद बना रहा है वो लाके यहाँ बनाएगा। एक समय आएगा जब वो यहाँ बनाएगा। जब यहाँ कंजम्पशन ही नहीं है तो काहे बनाएगा भाई। यहाँ जब कंजम्पशन ही नहीं है, 100 आदमी में 2 आदमी के पास गाड़ी है बिहार में। देश में 100 में 8 आदमी के पास गाड़ी है। जो विकसित राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, वहां 100 में 25 से 30 आदमी के पास गाड़ी है। तो वहां ज्यादा गाड़ी का शोरूम है, वहां गाड़ी बन रहा है। अब बिहार में बना के तमिलनाडु काहे भेजेगा? जब गाड़ी यहाँ ज्यादा बिकेगा तब ना यहाँ बनाएगा भाई। कंजम्पशन ही उपाय है। लोग के हाथ में पैसा हो ताकि वो कंज्यूम करें, वो कंज्यूम करेंगे, उससे इकोनॉमी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आदमी प्रशांत किशोर जी के साथ, जिनको फोटो सेल्फी लेना है, आगे बढ़ के प्रशांत जी के साथ फोटो सेल्फी लेंगे। हमारे साथी गेट पर हैं जिनको इस अभियान से
सर एक पूछना चाह रहे थे, जो आप अपने आप को राजनीतिक में किस विकल्प में देखते हैं? और दूसरा सवाल था, जो जनमानस में ये मैसेज फैल रहा है, जो जैसे देश लेवल में मान के चलिए ओवैसी जो है सो एक अपना पार्टी बना के काम कर रहा है, यहाँ आप घूम रहे हैं, 3 ध्रुव में यहाँ सर पॉलिटिक्स चल रहा है, तीनों ध्रुव में जिस पार्टी में जुड़ जाएगा उस हिसाब से सरकार बनता है। इस पर हम सब पूछना चाह रहे थे, जो उसमें किस तरह से हम लोग को उम्मीद दिया जाए। हम लोग जनता के ध्रुव बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जनता का को ध्रुव बनना चाहिए, नेता लोग का ध्रुव तो बन ही गया है, एक जनता का ध्रुव बने उसका प्रयास। मेरा नाम कृपा शंकर ओझा। हम जो है सो यहाँ केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और कई महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य थे। हम जो है सो 2021 में सेवानिवृत्त हुए। आपसे पटना कार्यालय पर 2-2 बार इंटरेक्शन 2-2 ढाई घंटे का हुआ और यहाँ भी कुछ लोग आए थे, उनके साथ मेरा प्रवास हुआ था। अभी सेवानिवृत्ति के बाद थोड़ा सा बाहर भी रहने लगा हूँ। मेरा एक प्रश्न है, मन में पहले एक सवाल आता था कि आप इतने बड़े रणनीतिकार हैं, सत्ता परिवर्तन करा लेते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की ओर क्यों नहीं जो है सो आगे बढ़े हैं? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। प्रश्न मेरा छोटा सा है, बिहार बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा और शिक्षा जो है सो बहुत बढ़िया जो उपाय आपका जो है सो हर केंद्र बिंदु शिक्षा ही होती है। तो अभी जो है सो कुछ कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित भी हैं, जैसे अभी कुछ जगह आंदोलन चल रहा है कि पूरे भारत में एक तरह की सिलेबस बने, एक तरह का पाठ्यक्रम रहे, जिससे सभी लोगों को समान शिक्षा का अवसर मिले। अपने यहाँ बिहार बोर्ड है, दूसरे जगह CBSE है, ICSE है, ISE है, हर जगह अपनी अपनी व्यवस्था है। तो कुछ बातें जो है जो केंद्र प्रायोजित हैं, तो उसको हम इस परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे लेकर के चलेंगे ताकि जो है सो बिहार द्रुत गति से आगे बढ़ सके। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अपना मत है कि बहुत ज्यादा एक रूपता समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। एक आदमी दिल्ली में बैठ के तय कर दे कि बिहार के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, बंगाल के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, तमिलनाडु के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, वो सही शिक्षा नीति मेरी समझ से नहीं है। जो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो एक फ्रेमवर्क बनाने की है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दीजिए कि उसके अंतर्गत जो अपने लोग हैं, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने जमीनी हकीकत के आधार पर अपना रास्ता तय करें। जो दुनिया के सबसे विकसित देश है, फिनलैंड, चलिए फिनलैंड जो है वो पीसा के रैंकिंग में दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा जहां प्रभावशाली बेहतर प्राइमरी एजुकेशन है फिनलैंड है। वहां पर छोटे छोटे काउंटियों को यह अधिकार है कि आप अपना सिलेबस एक बड़े फ्रेमवर्क में फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मैथिली यहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और दिल्ली सरकार बैठ के तय कर दे कि सबको जर्मन ही पढ़ना है, तो हम लोग को तो अच्छा नहीं है। उनका काम यह है कि ये तय करे कि 3 लैंग्वेज पढ़ाना है। भाई एक हिंदी निश्चित कर दो, अंग्रेजी निश्चित कर दो, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट तो छोड़ दो ताकि लोग नीचे अपने स्तर पर तय करें कि उनको संस्कृत पढ़ना है कि मैथिली पढ़ना है कि अरबी पढ़ना है कि उर्दू पढ़ना है। अगर हर चीज दिल्ली से फिक्स कर दिया जाएगा तो वो उससे समाज की, देश की ताकत बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी बढ़ती हुई आपको दिखे भी तो अल्टीमेटली उसका नुकसान है, लंबे समय में उसका नुकसान है। तो एक फ्रेमवर्क रहे, गुलदस्ता रहे, उसमें अलग अलग फूल रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर एक ही फूल का गुच्छा सब बनाने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें थोड़ी नीरसता भी है और उसमें ज्यादा आगे परेशानी भी हो जाएगी, कोई ना कोई उसमें रिवोल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप सब अनुमति दें तो इसको खत्म करें, वरना तो चलता रहेगा पूरी रात।